हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई का अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो सबको नंदूस ट्यूटोरियल की ओर से ढेर सारा प्यार। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो पे, जिसमें कि आपको उठाने का काम करने वाला हूँ मैं बेसिकली। तो चीज़ क्या है, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपने आप को मानते हैं कि दे आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, लेकिन वो इस दाढ़ी बाबा के जैसे सोए हुए हैं। उनको हमारा काम है उठाना, उनको वेकअप करना। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बट मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ वो मिस कर देते हैं दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ है यूपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग्स, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, उसका थीम को पकड़ना, उसके क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट को पकड़ना, और बाद में क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के बाद, उसको फील करने के बाद, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, आंसर्स वगैरह। तो दैट्स द मेन थिंग। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। हर टॉपर्स यही बोलते हैं दोस्तों, ट्रस्ट मी। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालिसिस करवाऊँगा। पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के मैं 2-3 साल के प्रीवियस ईयर 2020, 2021 और 2022, ये 3 साल के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ दोस्तों। और मैं हूँ आपका नंदू, सबका बंधु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन यही है कि द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू। जिस दिन, ट्रस्ट मी, आपको अगर जिस दिन लगता है बहुत डाउन फील होता है, या फिर बहुत लगता है कि आपका लक साथ नहीं दे रहा है, डेस्टिनी साथ नहीं दे रहा है, आप पूरा टूट चुके हो, आप प्रीलिम्स पे प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस पे मेंस दे रहे हो, लेकिन आपका नहीं निकल रहा है, आपका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो ये सब डेज आपको ब्रेक करने के लिए होते हैं। लेकिन ये बहुत चीज़ सिखाते भी हैं दोस्तों। और बेड डेज में ही आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अपने आप को फिर से तैयारी करते हैं, और फिर से एक अपने आप को जब रिबिल्ड करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के फिर से आगे बढ़ते हैं, तो चाहे वो कुछ भी परिस्थिति हो दोस्तों, हम आगे जब बढ़ते हैं और पीछे देखना छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली लक हो या कोई भी हो, आपका साथ देगा ही देगा, और आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का जो क्वेश्चन था। उसमें आपको सबको पता है 20 क्वेश्चंस होते हैं, जीएस पेपर 1 में 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसका जो 13 नंबर जो क्वेश्चन था 2020 के पेपर में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 1920s के डिकेड में, डिकेड मतलब 10 साल को डिकेड बोलते हैं, तो 1920s के डिकेड में जो नेशनल मूवमेंट जो हुआ, नेशनल मूवमेंट्स वगैरह जो भी हुए थे, उसमें क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंड्स थे, जिससे कि सोशल बेस वगैरह बढ़ गया, सोशल बेस बढ़ गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि 1920s के डिकेड में ऐसा क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंड्स वगैरह आए जो कि सोशल बेसिस को एक्सपांड कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सबको पता है, आंसर्स के पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी होता है, बॉडी के बाद कंक्लूजन लिखना होता है, तो सबको पता है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक आपको कंटेंट में क्या लिखना है वो बताऊंगा, बट उसको कैसे एनरिच करते हैं उसको बाद में आने वाले वीडियोस में, जब मैं टॉपर्स के आंसर्स को उठाऊंगा, टॉपर्स के आंसर्स को जब एनालिसिस करूंगा कि वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें कंटेंट के बारे में बताऊंगा, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के साथ साथ आप कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं विथ यूजिंग टॉपर्स स्ट्रेटेजी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वो अपकमिंग वीडियोस में। तो अभी मैं कंटेंट के बारे में बात करूंगा कि जनरल कंटेंट क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए कि सोशल बेसिस कैसे बढ़ेगा, और 1920s में कैसे बढ़ा था यूजिंग वेरियस आइडियोलॉजीज। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें आप बताएंगे कि 1920 जो था उसमें बहुत सारा एक वाटर सेट डिकेड था, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हुए थे, और रिमार्केबल चेंजेस वगैरह भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आया था। ऐसे करके आप छोटा सा एक लिख सकते हैं
इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी में आप लिखेंगे आइडियोलॉजीज़ के बारे में। तो उस दौरान गांधीज़िम बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि गांधी जी के जो आइडियल्स वगैरह थे, जैसे कि सत्य और अहिंसा, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिखा था, तो जिसके वजह से भी सोशल बेसिस आपका बढ़ गया था। डिफरेंट डिफरेंट सोशल बेसिस, वुमेन्स, बिजनेस क्लास, इंटेलेक्चुअल, हिंदू, मुस्लिम, सब लोग आके एक साथ एक ट्रू इंडियन स्पिरिट के साथ एक नेशन वाइड मूवमेंट हुआ था दोस्तों। तो गांधीजी सबसे बड़ा आइडियोलॉजी था उस टाइम पे। सेकेंड आइडियोलॉजी था आपका कम्युनिज्म। कम्युनिज्म उस टाइम पे आपको पता ही है, रशियन रिवॉल्यूशन जो बोल्शेविक मेंशेविक्स वगैरह आए थे, और कम्युनिज्म बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे कैपिटलिस्ट लोग को हंट किया था, मतलब कैपिटलिस्ट को डरा दिया था। तो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजीज था, वो आइडियोलॉजीज को इंडिया में भी बहुत सारे कम्युनिज्म को फॉलो करने लगे, और उस बेसिस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, वर्कर्स एंड पीजेंट्स मूवमेंट बना। तो ये सब चीज़ भी बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया नेशनल मूवमेंट में। फिर एक आइडियोलॉजी था कम्युनलिज्म, जो कि वाइडली दिखता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर जो कि कम्युनल लाइंस पे सेटअप हुए थे, तो वो भी एक आइडियोलॉजी था जो कि सोशल बेसिस को बढ़ाता है। उसके बाद आपको लिखना है रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म, क्योंकि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वगैरह भी स्टार्ट हो गया था दोस्तों। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म वगैरह भी उसी टाइम पे हो गया था, और बहुत सारे एसोसिएशन आए थे, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना था, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। तो ये भी एक्टिविटीज़ वगैरह थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों को भी एनकरेज किए थे, और उनका भी वाइडर पार्टिसिपेशन मिला था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। और ये सब आइडियोलॉजीज जिसके बारे में पढ़ा, जैसे कि गांधीजिम हो गया, फिर हम लोगों ने गांधीजिम के बाद कम्युनिज्म देखा, कम्युनलिज्म देखा, फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म, ये जो मेनली आइडियोलॉजीज थे जो कि सोशल बेसिस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि गांधी जी भी बहुत सारे काम किए थे, कुछ पीजेंट्स मूवमेंट वगैरह किए थे, और कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स वगैरह भी हुआ था, जिसमें कि ट्राइबल्स लोग का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे केरला में एक वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जिससे कि आपका सोशल बेसिस बड़ा था उस टाइम पे। इवन वुमेंस लोग भी पीछे नहीं हट के एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि अरुणा सैफ अली, सुचेता कृपलानी। तो ये सब इम्पोर्टेंट लेडीज़ पर्सनैलिटी, वुमेंस पर्सनैलिटी भी पार्टिसिपेट किए थे, जो कि पहले कभी भी वुमेंस पार्टिसिपेशन नहीं करते थे, वो अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में ही वो बिजी रहते थे। लेकिन अब क्या होता है, गांधी जी जो आइडियोलॉजी आती है और उनके कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ वगैरह के वजह से वुमेंस का भी मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो ये सब आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो कि 2020 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें आपको एक कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नैरो सोशल बेस हुआ करता था पहले के ज़माने में, बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते थे नेशनल मूवमेंट्स वगैरह में। लेकिन वही जब 1920s में डिफरेंट आइडियोलॉजीज आए, तो मास पार्टिसिपेशन होना स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप का हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं दोस्तों। तो चीज़ क्या है दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, बट उसको डाइजेस्ट कितना करते हैं, उसको एसिमिलेट कितना करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पता कैसे चलता है, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। जब भी आप पढ़ते हो तो किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब देखने वाले हैं 2021 में क्या क्वेश्चन आया था। 2021 में 12 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, 20 मार्क का क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि महात्मा गांधी के बारे में, जो कि हमेशा से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में पूछा गया है कि अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह किए थे, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में ही पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन लग रहा है, बट है नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो इससे सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा, इसमें तो आपको बताना है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जिसमें गांधी जी ने बताया है कि जो नेशनल रीजेनरेशन, नेशन डिग्रेड हो गया था, उसको फिर से रीजनरेट करना था। कैसे? विथ यूजिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसमें कि जैसे कि वो ट्रुथ, नॉन वायलेंस को यूज कर करके ऐसे एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो सोसाइटी एक्चुअली ब्रिटिशर लोगों को बाहर निकाल के फेंक दे और खुद की कंट्री को खुद ही एक डेवलप करे, सेल्फ गवर्नमेंट करे। क्योंकि हम लोग, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी था, इंडियंस का जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि नेशन के प्रति, वो अच्छे से हम लोग नहीं निभा पाए। इसीलिए बाहर के फॉरेन लोग आए और हमारे पास रुके और
इवन वो रिच भी हो गए हमको लूट लूट के। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इंडियंस थे वो बेवकूफ़, वो अपना जो फंडामेंटल ड्यूटी था वो नहीं कर पाए। इसीलिए गांधी जी क्या करना चाहते थे, वो एक नेशनल रीजनरेशन करना चाहते थे। और अभी फिर से ये जो कलेक्टिवली सबको जोड़ के, एक साथ सबका दिल को जोड़ के और सबको बताना चाहते हैं कि हमारा ड्यूटी है और हमें नेशनल रीजनरेशन करना है। और इसी चीज़ को वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बोलते थे कि फिर से एक नया देश को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि फॉरेन डोमिनेशन को हटा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में आपकी बॉडी में होगा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स वगैरह हुआ था। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी जी का, वो कम्युनल यूनिटी के बारे में बात करते हैं। वो बोलते थे कि सबको जोड़ना है, सबके दिलों को जोड़ना है एक साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, जो भी हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सब एक हो जाएं। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ प्रोग्राम था, कम्युनल यूनिटी। फिर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बहुत सारे काम किए थे गांधी जी, और उसको भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में ही बोल रहे थे, क्योंकि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा धब्बा था हमारे सोसाइटी में जो, और उसको इविल की तरह माना जाता था। और इसीलिए गांधी जी हरिजन सेवक संघ का फाउंडेशन करते हैं इन 1932 में, जब पूना पैक्ट के बाद अनटचेबिलिटी को अबोलिशन करने के लिए। फिर थर्ड आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आता है खादी मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उनको काम वगैरह नहीं था, इवन वुमेंस को भी। तो खादी वगैरह में क्या होता है, खादी जब मेकिंग करते हैं तो सबसे पहले स्वदेशी होता है, सेल्फ रिलायंट बनता है आदमी, इक्वलिटी का भावना आता है, फ्रीडम का भावना आता है, इकोनॉमिक फ्रीडम आता है, जिससे कि ग्राम स्वराज अटेनमेंट होता है दोस्तों। तो खादी मेकिंग भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का ही एक पार्ट हुआ करता था। और फिर से एक बेसिक एजुकेशन के बारे में गांधी जी बोला करते थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन के बारे में जो वो चाहते थे कि सबको थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन मिले, जिसके वजह से चीज़ें थोड़ी आसान हो। तो एजुकेशन के बारे में एक चीज़ तो था, उसके बाद वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में भी वो बात करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो वुमेन्स का जो अगर अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो इंडिया कभी भी मॉडल लाइंस पे डेवलप नहीं हो सकता है। तो वुमेन्स की भी अपलिफ्टमेंट के बारे में भी गांधी जी ने बहुत सारे बात करते थे, जो कि एक्चुअली एक पार्ट ही था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करना है उनका, जैसे कि वो अनटचेबिलिटी के बारे में अगेंस्ट में कुछ किए थे, फिर यूनिटी के बारे में कुछ किए थे, इवन खादी मेकिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वुमेन्स के बारे में, इवन स्टूडेंट, वुमेन, किसान, लेबरर, स्टूडेंट्स, इन सबको जोड़ के सबका अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचे थे। तो यही उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, जिससे कि सब लोग मिल के एकजुट होके यूनिटी स्ट्रेंथ जिसे बोला जाता है, ओके, अगेंस्ट ब्रिटिशर के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना है, जिसमें कि बोलना है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो तो डिफ़िकल्ट था ही, उससे डिफ़िकल्ट था इंडियन सोसाइटी को इंटीग्रेट करना, क्योंकि हमारा इंडियन सोसाइटी डिफरेंट लाइंस में कास्ट, जाति, धर्म के नाम पे डिवाइडेड हो चुका है। और वो सब के बीच में जो है वन यूनिटी लाना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है, जिसको कि गांधीयन ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के जरिए नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में उसको फुलफिल किया था। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आपको ये मेंशन करना है, जो कि आया हुआ था 2021 में। 2021 में ही और एक क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन में, उसमें दिए देता है कि टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, जिससे कि मॉडरेट्स लोगों का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है वाइडर फ्रीडम मूवमेंट में, उसके बारे में हमको कमेंट करना है। यहाँ पे आपको ये देखना है, कमेंट करना है, आपको अपना कमेंट देना है कि वो मॉडरेट्स लोग का क्या एक्चुअली में रोल प्ले किए थे कि एक बेस प्रिपेयर करने के लिए फॉर ए वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे मॉडरेट्स क्या थे। मॉडरेट्स फेज कब से कब स्टार्ट हुआ, जैसे कि 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस जो बना था, जिसमें कि दादा भाई नेहरू जी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मेहता साहब, ये सब कुछ लोग थे जिनको कि मॉडरेट्स बोला जाता था, और वो मॉडरेट मेथड्स पे ही ज़्यादातर बिलीव करते थे। ये सब आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। बट चीज़ क्या है, वो वाइडर फ्रीडम मूवमेंट में कैसे हुआ, उस चीज़ के बारे में आपको भी, मतलब क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या सक्सेस रहा, और वो सब चीज़ के बारे में आपको बॉडी में लिखना है दोस्तों। और उससे पहले कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में,
वो वायलेंस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे और पीसफुल मेथड्स पे ही ज़्यादा विश्वास करते थे। और वो पिटिशंस, प्रेयर्स, इसी सब चीज़ के मेथड्स को यूज करके अपना जो डिमांड्स था वो डिमांड्स को ब्रिटिशर के सामने वो प्रेजेंट करते थे। तो वही क्या क्या सक्सेस हुआ, इन सक्सेस में अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे लेजिस्लेशंस वगैरह पास हुए थे जो कि मॉडरेट्स के प्रोटेस्ट की वजह से ही हुआ था। जैसे कि वो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते थे, सल्ट टैक्स में को रिडक्शन के लिए बात करते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा इंडियंस हों उसके बारे में बात करते थे। तो बहुत सारा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट वो उनका स्टेप्स वगैरह लिए थे जिससे कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वो आगे बढ़ता था। तो धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन बढ़ तो रहा था। तो ये सबसे प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ द टाइम हम बोल सकते हैं। और उस टाइम पे एक वाइडर नेशनल अवेकिंग जो कि इंडिया के पास नहीं था, और सब लोग मिलजुल के रैली करना, सब लोग मिलजुल के थोड़ा सा अपना जो डिमांड है उसको किस तरीके से फॉर्मली प्रेजेंट करना, वो सब चीज़ के बारे में भी मॉडरेट्स लोगों ने ही बताया था। क्योंकि उसमें सब लोग लंदन मतलब बाहर से फॉरेन ग्रेजुएट्स वगैरह बैठते थे और वो पीपल्स को ट्रेन किए पॉलिटिकली और मॉडर्न आइडियाज़ को भी प्रमोट करने का काम वगैरह भी किए थे मॉडरेट्स। और उसके बाद आपको लिखना है कि जैसे कि वो एक्सपोज किए थे जो भी कॉलोनियल रूल का जो भी फालतू का एक्सप्लोटेटिव कैरेक्टर वगैरह उसको एक्सपोज किए थे कि देखो एक्चुअली जो वाइट मेंस बर्डन के नाम पे जो रूल कर रहे हैं वो एक्चुअली वाइट मेंस बर्डन नहीं है। इवन दादा भाई नेहरू जी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि ब्रिटिशर कैसे हमें लूट रहे हैं। और वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल वर्क जो भी था वो जो उनके रियलिटीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करता था, उनके सेंटिमेंट्स के बारे में रिफ्लेक्ट करता था। और वो एक पॉलिटिकल ट्रुथ भी एस्टेब्लिश करके दिखाए थे और एक सोशल बेस, सॉलिड बेस बनाए थे जो कि मोर विगरस, मिलिटेंट और मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट आने वाले अपकमिंग में हो सके। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि मॉडरेट्स लोगों ने की वजह से ही ये सब चीज़ इनकलकेट हो पाया था और यही चीज़ आपको लिखना था दोस्तों। तो मॉडरेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। मॉडरेट्स हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट हो, आपको ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ वगैरह है जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो हमको कंक्लूजन में लिखना है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट वगैरह थे वो बहुत ही अच्छा काम किए थे, बहुत ही बढ़िया देश में एक नेशनल सेंटीमेंट की भावना लेके आए थे, लेकिन वो मासेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे और फेल हो गए थे क्योंकि उनका जो डेमोक्रेटिक बेस था अपने डिमांड के हिसाब से वो बढ़ा नहीं। वो चाहते थे सबको मॉडर्न पॉलिटिक्स के हिसाब से वो एजुकेट करना और नेशनल और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना और यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन लाना, बट वो उनके क्रिटिक्स वगैरह उनको हमेशा क्रिटिक्स करते थे कि तुम भीख मांगने वाली संस्था हो, तुम भीख मांगते रहते हो। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग इसीलिए बहुत सारा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में भी डिबेट्स डिस्कशन होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ लिखना है। लेकिन हालांकि जो भी आपका डिबेट्स डिस्कशन हो जो भी हो, बट उनका एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले रहा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड को यूज करके ब्रिटिशर के सामने अपना डिमांड को प्रेजेंट किए थे। नहीं तो अगर उस टाइम पे अगर वेरी वायलेंट तरीके से या फिर वेरी एक्सट्रीमिस्ट तरीके से शायद वो अगर प्रेजेंट करते अपने डिमांड को तो शायद ब्रिटिशर लोग उसको एक्सट्रीमली सप्रेस भी कर सकते थे। तो इसीलिए वो जो मेथड यूज किए थे वो बहुत ही अच्छा मेथड था और स्मूथली प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो 2020 में एक क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है 150 वर्ड्स का, जिसमें कि 10 मार्कर वाला क्वेश्चन रहता है दोस्तों। और 2020 में थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें कि लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाता है कि वो जो पॉलिसी वगैरह था उनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या था नेशनल मूवमेंट में, कैसे लॉर्ड कर्जन का जो भी पॉलिसीज था वो इम्प्लीकेशन क्या है उसके नेशनल मूवमेंट के लॉन्ग टर्म के बेसिस में आपको ये बताना है, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें भी वैसे ही आप जब कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन जो थे वो वाइसरॉय थे, कब 1899 में आए थे और 1905 तक वो वाइसरॉय बन चुके थे। और ये जब आए थे तब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना हुआ था, जिसमें कि मॉडरेट्स भरे पड़े हुए थे जो कि अपने पिटिशंस प्रेयर्स के हिसाब से डिमांड रख रहे थे। तो पॉलिसी क्या क्या एडॉप्ट किए थे अगर लॉर्ड कर्जन के बारे में, उनका जो खराब पॉलिसी के बारे में अगर बताया जाए तो वो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी को ज़्यादातर फॉलो करते थे और रेसिस्ट थे। वो इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे और वो चाहते थे कि कांग्रेस एक मतलब ऐसी संस्था है जो कि वो डूब रही है, उसका डिमाइज होने वाला है और मैं उसको
देखना चाहता हूँ, इस तरीके के स्टेटमेंट वगैरह बनाते थे। और वो इम्पीरियलिस्टिक नेचर के वाइसरॉय थे। वो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास करते हैं 1899 में, जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर को रिड्यूस कर दिया जाता है। और ये सब करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि सेल्फ गवर्नेंस ना हो और यूरोपियन बिजनेस कम्युनिटी को बिना डिले के लाइसेंस वगैरह मिल जाए और व्यापार वो अच्छे से कर सकें। तो देखिए कितना घटिया तरीके से वो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नंबर्स को कम कर देते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी एक्ट पास करते हैं, जिससे कि जो एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑल राउंड था, उसको एक्चुअली बढ़ाने के चक्कर में वो इलेक्टेड सीनेट मेंबर का नंबर को रिडक्शन कर देते हैं। और उसी के लिए कंट्री वाइड मूवमेंट भी उस एक्ट के अगेंस्ट में होता है, जो कि वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल होता है। और एक एक्ट था उनका बंगाल पार्टीशन, जो बंगाल को उन कम्युनल लाइंस में वो डिवाइड कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो जो नेशनलिज्म की भावना सब में आए बंगालीस में, तो इसीलिए बंगाल को डिवाइड कर दिए। बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश तो नहीं था उस टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसे करके डिवाइड कर दिए थे, जो कि एक बहुत ही घटिया काम था कर्जन का। तो उसका इम्प्लीकेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को दबाना चाहते थे और सबके अंदर कम्युनल लाइंस पे उन कम्युनलिज्म को भड़काना चाहते थे। एंड और ये एक्चुअली जो जो ये सब उनका जो स्टेप वो किए थे, और जिसके वजह से क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे 1905 में। और सब लोग स्वदेशी मतलब अपना सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करते हैं कि खुद का प्रोडक्ट्स ही, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे। और जो भी गांधी जी का फ्यूचर मूवमेंट्स में भी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी, ये स्वदेशी मूवमेंट वाले का कंसेप्ट को लेके ही उन लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें कि क्या और इम्प्लीकेशन हुआ था लॉर्ड कर्जन के पॉलिसी की वजह से, कि लॉर्ड कर्जन के पॉलिसी की वजह से जो बहुत मॉडरेट्स थे वो भी गुस्से में आ गए और मॉडरेट्स वगैरह का फेज चाह के बाद एक्सट्रीमिस्ट रिकवर करते हैं और एक नेशन वाइड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जैसे किसी तिलक, विपिन और चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये सब आते हैं और कांग्रेस में डोमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसी जो था लॉर्ड कर्जन का, वो बहुत ही खतरनाक पॉलिसीज वगैरह था। फिर और एक इम्प्लीकेशन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू होते हैं, जैसे कि युगांतर, और एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो हमको कंक्लूजन में लिखना है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और एक कर्जन का जो हाई हैंडेड बिहेवियर जो था, वो एक नेशनल मूवमेंट को खतरनाक तरीके से सेव करता है। और इसके जो पॉलिसीज थे वो बहुत ही लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और जिसके वजह से इन फ्यूचर में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी ये सब आ जाते हैं और जो पिटिशनिंग, प्लीडिंग का जो बिहेवियर था उसको ख़त्म कर देते हैं, जो कि मॉडरेट्स लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इस टाइप के ये ज़्यादा कंटेंट वगैरह है, आपको सिर्फ इतना कंटेंट नहीं लिखना है, बस इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वही सब चीज़ लिखना है, क्योंकि 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ कि ये सब कंटेंट आपको रहेगा। फिर आपको मैं जब अपकमिंग वीडियोस में डिस्कशन करूँगा, जब टॉपर्स के आंसर्स जब मैं आपको बताऊँगा, तो कैसे आपका फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स वगैरह किया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और 2022 में एक क्वेश्चन है जिसमें कि बताया गया कि कैसे, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2020 के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में एक आया था कि फेमाइंस के बारे में क्वेश्चन, ज़्यादातर आप देख सकते हैं 10 साल में फेमाइंस का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो फेमाइंस हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। तो मिड 18th सेंचुरी में बहुत सारे फेमाइंस वगैरह आए थे। तो क्यों आए थे, उसका रीजन्स वगैरह सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। तो पहले वही आपको फेमाइन को पहले उसका डेफिनेशन लिखना है कि वो लैटिन वर्ड फेम्स है जिसका मतलब हंगर है, और फेमाइन को पहले डिफाइन कर देंगे कि स्टेट ऑफ इंटेंस हंगर, जो कि एक्सपीरियंस जो किया जाता है अगर लेक ऑफ फूड सप्लाई होता है तो उसका डेफिनेशन लिख देंगे। फिर आप कुछ बताएंगे कि कब कब मिड 18th सेंचुरी में, जैसे कि बंगाल में आया था, बाद में कहाँ कहाँ आया था, जैसे कि बंगाल में, बिहार में, और उसी के स्ट्रेची कमीशन बनाया जाता है जो कि लॉर्ड लिटन बनाते हैं। फिर मैकडोनल्ड कमीशन बनता है जो कि लॉर्ड कर्जन बनाते हैं। ये सब कमीशंस के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा फेमाइंस वगैरह आया था टोटल ऑल ओवर इंडिया में हम बात करें तो, क्योंकि मद्रास प्रोविंस हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, या फिर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, हर जगह फेमाइंस ही फेमाइंस उस टाइम पे हो रहा था। तो कहा जाता है कि मोर देन 30 फेमाइंस वगैरह उस डिकेड में आए थे। डिकेड नहीं, पूरे सेंचुरी में, 18th सेंचुरी की बात अगर करूँ तो मैं,
तो ये सब का रीजन्स वगैरह अगर देखा जाए तो उस टाइम पे बहुत सारा ड्रोट आ गया, क्योंकि सारा का सारा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था और ड्रोट आ जाता था, बारिश वगैरह अच्छे से नहीं होता था, जिसकी वजह से क्रॉप फेल्यूर हो जाता था। सेकंड वाला की अगर बात करें, सेकंड रीजन, तो रूरल इंडेप्टेडनेस। जो रूरल इंडेप्टेड मतलब जो रूरल एरिया में जो एक्चुअली एक्सप्लोइटर्स हुआ करते थे, जो कि मनी लेंडर्स वगैरह जो एक्सप्लोइट करते थे बिकॉज ऑफ इलेजिटिमेट टैक्सेशन, एक्सऑर्बिटेंट रेंट पॉलिसी वगैरह देने के चक्कर में वो उधारी ले लेके बेचारे लोगों का खस्ता हालत हो गया था, जिसके वजह से भी वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे और जब भी बारिश नहीं आता था तो ड्रॉट हो जाता था। और ब्रिटिश के भी एक खतरनाक पॉलिसीज़ वगैरह था जो कि फेमाइंस के लिए रीजन है, क्योंकि ब्रिटिश लोग कुछ तो किए नहीं इरीगेशन के लिए, ना ही बेसिक कैनल फैसिलिटी बनवाए, ना ही उनका जो भी मेनली जो कंसर्न्स वगैरह है उसको अंडरस्टैंड करते थे। इवन शॉर्टेज जब होता था तब भी ब्रिटेन्स लोग एक्सपोर्ट कर देते थे, कमर्शियलाइजेशन करते थे, जो भी ब्रिटेन को चाहिए उसको कमर्शियल क्रॉप्स, इंडिगो प्लांटेशन या फिर ओफियम प्लांटेशन करके, जो कि यूज होता था फूड प्रोडक्शन के लिए, उसको कमर्शियल प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करने लगे, तो जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होने लगा और जो मेन फूड है, फूड आइटम्स वगैरह का स्केर्सिटी होने लगा और वो हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते थे, तो इंडिया में अवेलेबल नहीं रहता था, जिसके वजह से फेमाइंस वगैरह का इंटेंस ज़्यादा बढ़ गया। प्लस ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, जिस पॉलिसी में वो क्या करते थे, सिर्फ कमीशन बना देते थे, लेकिन जो कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो रिकमेंडेशन को वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसको जो कि फेमाइंस को बढ़ाता है। इवन कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया, जिसके वजह से लैंड रेवेन्यू तो ज़्यादा था ही, प्लस ज़मींदार वगैरह को ओनरशिप राइट मिल जाता है और जो पीजेंट्स होते हैं उनको ओनरशिप राइट नहीं मिलता है, तो ज़मींदार लोग बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये सभी कुछ रीजन्स थे जो कि फेमाइंस इंटेंस हो जाते थे। तो फेमाइंस के कंक्लूजन के बारे में अगर बताऊं मैं, तो हमेशा से नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमारी इकोनॉमी के ऊपर डाल चुका है, जो कि ब्रिटेन हमको तो लूट रहे थे, इतना लूटते लूटते फिर इतना लूटे कि हर तरीके से, हर एंगल से लूटना शुरू कर दिए थे हमारे देश को। और ये जो फेमाइंस आते थे वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे बुरा चीज़ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, जिसमें कि 1 नंबर गोल है आपका जो हंगर को कैसे बुरी तरीके से मिटाना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ये डिस्कस करना था। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। 2022 में एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। 2022 में एक क्वेश्चन आता है जो कि एक्चुअली क्वेश्चन बेस होता है, जो उसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है एक्चुअली। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसके जो आर्मी थे, क्वेश्चन आया था ये। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के जो आर्मी वगैरह थे उसमें ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स वगैरह ही थे रिक्रूटमेंट में, बट फिर भी वो कंसिस्टेंटली जीत जाते थे, जीत जाते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे जीत जाते थे? इंडियन रूलर्स के जो सेना वगैरह थे ना, आर्मी वगैरह, उससे जीत जाते थे। तो उसी का रीजन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, और ये 150 वर्ड्स का आंसर है। 150 वर्ड्स 10 मार्क का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको 2022 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें कि पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स को यूज करके और इंडियन रूलर्स को ही हरा देते थे, तो ऐसा क्यों होता था? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में ज़्यादातर इंडियंस लोग ही रिक्रूटमेंट करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कम सैलरी में ही काम बन जाए, क्योंकि उनको कम सैलरी देना पड़ता था। और इंडियंस लोग फेमिलियर थे, जो कि क्योंकि वो फेमिलियर थे हर सिचुएशन को, इंडिया का जो पिक्यूलिनियर टेरेन है, जोग्राफिकल के बारे में नॉलेज था, तो इसीलिए वो इंडियंस को ही रिक्रूट करते थे, कम पैसा भी देते थे और उनका काम भी बन जाता था। और वो क्या करते थे, सुपीरियर मिलिट्री टेक्टिक्स वगैरह उनको सिखाते थे, और बहुत सारा उनके पास असल्ट राइफल्स वगैरह हुआ करता था, एडवांस वेपन हुआ करता था, जो कि शूटिंग करते थे, जिसके वजह से वो जीत जाते थे। इवन बहुत सारे इंडियन रूलर यूरोपियन वेपन्स लेते हैं, लेकिन वो जो ब्रिटिश का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो एक स्ट्रेटेजी नहीं होता है। और आपके पास अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होता है, तो मेन चीज़ है स्ट्रेटेजी होना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो होना ही चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए कभी भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट, ऑथ ऑफ कमिटमेंट कीजिए कि मैं आज का दिन इतना अच्छे से पढ़ने वाला हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए, मैं अपने माता पिता के लिए
मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिवली इम्पेक्ट करना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं आज के दिन भर में अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा प्रार्थना कीजिए, ऐसा कमिट कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए। फिर आप क्या कीजिए, पूरे डे को अच्छे से प्लान कीजिए दोस्तों, कि मेरे को ये टाइम पे क्या करना है, ये टाइम पे क्या करना है, कब आंसर राइटिंग करना है, कब मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना है, कब मेरे को बिपिन चंद्र चच्चा के साथ टाइम स्पेंड करना है, कब मेरे को लक्ष्मीकांत चच्चा के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए। और उसके बाद आपका डे कितना प्रोडक्टिव है उसको कमेंट में लिखिए। यहाँ पे कमेंट में लिखिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कमेंट में लिखिए कि आपका डे कितना प्रोडक्टिव था, कितना % आप अचीव किए। अगर नहीं कर पाए तो वहाँ पे सॉरी लिखिए कि सर मैं आज नहीं कर पाया, कल से और करूँगा, कल से ट्राई करूँगा। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कर सकते हैं, खुद आप सोचते नहीं हैं कि मेरे को करना है, तो आप कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में सोचिए कि मेरे को क्या करना है। उसके बाद देखिए कि आप ट्रेमेंडियस चेंज आएगा दोस्तों। लेकिन आपको ये सब करना है। सुबह आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ओथ लेना है। सुबह उठते ही आपको अपने माता पिता को प्रणाम करके, भगवान को प्रार्थना करके, अपने आप से कमिटमेंट करके अपना डे को प्लान कीजिए। उसके बाद एक एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बहुत सारा लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद शानदार तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए दोस्तों। देखिए सक्सेस आपकी कदम चूमेगी दोस्तों, कदम चूमेगी। फिर आके आप मेरे को एक दिन कमेंट करके बताएंगे कि सर आप सही बोल रहे थे। तो चलिए हम लोग, वैसे खैर वो सब तो बात है। तो वो जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए था, वो स्ट्रेटेजी इंडियन रूलर के पास नहीं था, ब्रिटिशर के पास हुआ करता था। प्लस उनका जो रेगुलेशन था, आर्म रेगुलेशन, उनका जो डेडिकेशन, कंसिस्टेंटली रेम्यूनरेशन देते थे, जो भी अच्छा काम करता था उनको पैसा देते थे ब्रिटिशर वाले। तो वो सब जो टेक्टिक्स वगैरह था, तो वो इंस्पायर करता था इंडियन को कि ज़्यादा अच्छे से हमको फाइटिंग करना है। उनको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करा दिया करते थे। और उनके पास जो इफेक्टिव लीडरशिप भी हुआ करता था, जैसे कि मुनरो, वेरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स को यूज करते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस वजह जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी को यूज करके, कभी रिंग फेंस पॉलिसी यूज कर लिए, कभी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का पॉलिसी यूज कर लिए। तो ये सब चीज़ को यूज करके वो डेफिनेटली ऐसा ऐसा माहौल एक क्रिएट किए थे, ऐसा मतलब ट्रेनिंग दिए थे कि वो इंडियंस जीत जाते थे। मतलब इंडियन रूलर्स को लेके ही ब्रिटिशर जीत जाते थे। सॉरी मैं क्या बोलूँ, इंडियंस को रिक्रूटमेंट करके ही वो ब्रिटिशर्स लोग जीत जाते थे इंडियन रूलर्स के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, क्यों? तो एक लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि प्रोवाइड नहीं करते हैं। इंडियन साइड में एक्सलेंट कमांडर थे, जैसे कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधवराव सिंधिया। लेकिन उनके पास एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं था, जिसकी वजह से अच्छे से वो नहीं होता था, मतलब फाइट नहीं कर पाते थे। सेकेंड चीज़ बोल सकते हैं कि आप जो यूनिफिकेशन और नेशनल प्राइड के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं, एक नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, क्योंकि तब हम लोग सब यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिविजुअली हार जाते थे। और क्योंकि मराठास वगैरह बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते थे, जब भी किसी को हराना है तो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स को अपने तरफ लुभा के अपने तरफ खींच लेते थे और वो लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि हमारे प्यारा भारत महान, तो जब भी उनको अगर सपोज मैसूर के साथ युद्ध करना होता था ब्रिटिशर को, तो वो क्या करते थे, ये जो मराठा साम्राज्य को अपने तरफ खींच लेते थे और उनके साथ मिल के बाद में मैसूर को हराते थे। तो इस तरीके का टेक्टिक्स वगैरह यूज करते थे, जो कि मैसूर मतलब प्रिंसली स्टेट्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाते थे इस टाइप को फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे एक कॉमन इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया उस टाइम पे टोटल यूनिफिकेशन नहीं था। तो यही सब कुछ रीजन्स के बारे में आपको लिखना है कि डिस्पाइट मतलब ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स को ही रिक्रूटमेंट करके और जीत जाते थे इंडियन रूलर्स के खिलाफ में। और आपको एक कंक्लूजन देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद का प्राइवेट आर्मी था, खुद का प्राइवेट आर्मी, और इसने अच्छी तरीके से उस आर्मी का यूटिलाइजेशन किया और टेरिबल टैक्स लेते थे, अच्छे से प्लंडरिंग करते थे, लूटपाट करते थे और इंडियन गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट कर देते थे और अपने कमर्शियल डील, अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे स्किल्ड और अनस्किल्ड इंडियन वर्कर्स का। कितने चालाक थे दोस्तों इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स वाले। वो हर चीज़ का यूटिलाइजेशन जानते थे, हर चीज़ का यूटिलिटी जानते थे। इवन थोड़ा सा एजुकेशन कर दिए, एजुकेटेड देखे वो आर्मी में भर्ती करवा लिए, जो स्ट्रॉन्ग है उनको आर्मी में भर्ती करके उनको लुभा लिए। मतलब हर टाइप की चीज़ को, जो पीजेंट्स हैं उनको खेती बाड़ी करवा के उनके साथ प्लांटेशन करवा लिए, कॉमर्शियलाइजेशन करवा लिए, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के चाहिए वो करवा लिए।
तो वो जो माइंड ब्लोइंग स्मार्ट, इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। अगर यूपीएससी भी निकालना है दोस्तों तो ब्रिटिशर की तरह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका निकलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरे को फीडबैक बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अगर आपको अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे लिखिएगा वी वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, तो ही मैं आपको ये कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा दोस्तों, और मैं कुछ दूसरा चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहेंगे। बाय बाय।